Hello everyone, welcome to Study for Elvas. As you all know that we are preparing for Master Cadre Chemistry. So today we will start inorganic chemistry in which we will do classification of elements and periodicity in properties. सो पीरियोडिक टेबल के बारे में स्टडी करेंगे हम। तो इसमें क्या होगा, देखो जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से आपका जो सिलेबस स्टार्ट होता है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ही हम जो है स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल था बेसिकली उसे जो था मींस एटॉमिक नंबर्स के बेस पे उसको बनाया गया। लेकिन उससे पहले क्या था, एटॉमिक नंबर्स को डिस्कवर किया गया था मॉसले द्वारा। ठीक है, मॉसले ने सबसे पहले एटॉमिक नंबर्स को डिस्कवर किया था एक्सरे स्पेक्ट्रा यूज़ करके एलिमेंट्स का। उसके बाद आया मॉसले पीरियोडिक लॉ। इसके अकॉर्डिंग क्या है, देखो स्टेट्स दैट जितनी भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं सभी एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, वो कहते हैं कि एटॉमिक नंबर्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, मींस केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो मींस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू की गई वो किस पे बेस्ड होंगी, दैट इज़ एटॉमिक नंबर्स के बेस्ड पे होंगी। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी सेम ही है। ठीक है, स्टेट्स दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो भी हम एटॉमिक नंबर्स को देख के ही लिखते हैं। ठीक है, तो एक ही बात हो गई, यहाँ पे एटॉमिक नंबर्स कह सकते हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हो। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या क्या ऑर्गेनाइज किया गया, सबसे पहले आपको लर्न करना है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स जो हैं वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किए गए हैं। और 7 पीरियड्स हैं इस टेबल में और 18 ग्रुप्स आर देयर। जो फर्स्ट पीरियड है, ठीक है, उसे हम शॉर्टेस्ट पीरियड कहेंगे, और जो सेकेंड एंड थर्ड पीरियड है वो शॉर्ट पीरियड्स होंगे, और जो सिक्स्थ पीरियड होगा दैट इज़ लॉन्गेस्ट पीरियड। ओके, सो जो सेवन्थ पीरियड होगा वो एक इनकम्प्लीट पीरियड माना जाता है। नेक्स्ट है कि जो थर्ड पीरियड होगा वो एक टिपिकल एलिमेंट्स होते हैं उसमें, और उसे हम ब्रिज एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप। जो एक ग्रुप में एलिमेंट्स होंगे उस एलिमेंट्स को हम कंजेनर्स कहते हैं। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हमने 4 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया हुआ है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। सो एस ब्लॉक में आपको पता है कि एस जो हमने ऑर्बिटल स्टडी किए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, हमने ये स्टडी किया था कि एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और एफ ब्लॉक में 14। तो उसके अकॉर्डिंग एस ब्लॉक जो है इसमें इसको 2 ग्रुप्स दिए गए, और पी ब्लॉक को 6 ग्रुप्स दे दिए गए, और डी ब्लॉक को 10 ग्रुप्स दे दिए गए, और एफ ब्लॉक को 14 ग्रुप्स दे दिए गए। ठीक है, सो आप ये टेबल देख सकते हो, यहाँ पे पीरियोडिक टेबल मैंने आपको शो कर दिया है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, ये दोनों कौन से हो गए, एस। ओके, और ये जो है सभी आप देख रहे हो इधर वाले, ठीक है, दैट इज़ पी, और इनको हम कहते हैं ब्रिज। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन्हें कहा जाता है। और जो हमारे पास 2 और होते हैं दैट इज़ एफ ब्लॉक। देखो ये 14 ग्रुप्स हैं, 1 2 3, अगर आप इनको काउंट करोगे तो ये 14 हो जाएंगे। तो इनको हम कौन से कहते हैं, दैट इज़ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आपको लर्न करना है कि हमारे पास यहाँ पे 4 ब्लॉक्स दे दिए गए हैं पीरियोडिक टेबल को, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक दे दिया गया। ठीक है, डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इसमें, और एफ ब्लॉक जो है दे दिया गया। सो नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम स्टडी करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। एस ब्लॉक एलिमेंट्स मैंने आपको अभी बताया कि ग्रुप 1 जो है और 2 है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स का रहेगा। और जो अगर हम जनरल कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें तो इसमें एन एस एस 1 से लेकर 2 मीन्स एस में आप 1 और 2 जो है फिल कर सकते हो। जैसे फर्स्ट ग्रुप है वहाँ की जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, ठीक है, एन एस मीन्स अगर फर्स्ट ग्रुप है तो 1s, सेकेंड पीरियड है तो 2s, और अगर थर्ड है तो 3s। ठीक है, तो ऐसे करके जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी आ जाएगी, NS 1 से लेकर 2 तक होगी। ग्रुप 1 जो है उसमें एक तो हाइड्रोजन होगा, और जो बाकी मेटल्स होंगे उन मेटल्स को हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। पहले आप ग्रुप 1 को देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, शीशियम, फ्रेंशियम। तो ये आपको ग्रुप 1 दिया हुआ है, और आप ग्रुप 1 को एक ट्रिक के साथ लर्न कर सकते हो, दैट इज़ हेलिना की रब से
फरियाद, ठीक है। हेलिना की रब से फरियाद जो है इसके लिए ट्रिक है आपके पास। और ग्रुप 2 जो है दैट इज़ बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। सो यहाँ पे जो रहेगा ग्रुप सेकंड है ये, तो यहाँ भी आप ट्रिक के साथ इसे लर्न कर सकते हो। दैट इज़ बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। सो यहाँ पे ग्रुप सेकंड को लर्न करने की ये ट्रिक है आपके पास। और हम यहाँ पे एस ब्लॉक कर रहे हैं, तो एस ब्लॉक के 2 पॉइंट्स और है हमारे पास कि ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होता है। और ये जो कंपाउंड्स बनाएंगे एस ब्लॉक, वो कलरलेस कंपाउंड्स बनाएंगे और वो कंपाउंड्स डायमैग्नेटिक होंगे इन नेचर। अब है हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट, तो पी ब्लॉक एलिमेंट आप देख सकते हो यहाँ पे 13 ग्रुप आ गया, 14, 15, 16, 17 और 18 टोटल ग्रुप्स मैंने आपको बताया कि पी में 6 इलेक्ट्रॉन तक आप फिल कर सकते हो मैक्सिमम। तो इसमें 6 ग्रुप्स ही होते हैं, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 लर्न करना है आपको। तो 13 ग्रुप को लर्न करने के लिए हमारे पास ट्रिक होगी, यहाँ पे मैंने ट्रिक्स लिखी है और आप टेबल भी खुद से लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इनका। दैट इज़ ट्रिक जो है आप देख सकते हो यहाँ पे बोरोन, एल्यूमिनियम, ठीक है, गैलियम, इंडियम एंड दैट इज़ नेक्स्ट इज़ थैलियम। तो यहाँ पे है जो ट्रिक दैट इज़ ग्रुप नंबर 13 के लिए, दैट इज़ बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है, बैंगन आलू गाजर इन थैला। सो 14 जो है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, और SN है उसके बाद PB है, ठीक है, लेड। तो यहाँ पे जो 14 के लिए ट्रिक है दैट इज़ कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, कौन सी गीता स्नेहा प्रभा। 15 आप देख रहे हो, इसको नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे है NP नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, बिस्मथ, जो भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम निकटोजन फैमिली भी कहते हैं, निकटोजन, चाहे आप नाइट्रोजन भी कहो। और ट्रिक क्या है, दैट इज़ ना पी ऐसे सबके बीच, ठीक है, ना पी ऐसे सबके बीच, क्या ना पी, दैट इज़ पानी। नेक्स्ट है ग्रुप नंबर 16, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है, सल्फर। तो ये ग्रुप जो है आपको एज इट इज़ लर्न करने हैं। तो ग्रुप नंबर 16 जो है ऑक्सीजन फैमिली आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज़ O स्टाइल से TPO, ठीक है, O स्टाइल से TPO। इस ग्रुप 16 को हम चलकोजन फैमिली भी कहते हैं। और ग्रुप नंबर 17 तो सभी को पता है, इसको हम हैलोजन, ठीक है, फैमिली कहते हैं। सो यहाँ पे लर्न करना है, तो कैसे करोगे, दैट इज़ फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी। सो नेक्स्ट है आपके पास ग्रुप नंबर 18, दैट इज़ हीलियम नियॉन, मीन्स इसको हम नोबल गैसेस के नाम से जो है लर्न करते हैं, ठीक है, इनर्ट गैसेस कहा जाता है इनको। तो यहाँ पे से लर्न कैसे करना है आपको, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ठीक है, कैसे लर्न करना है, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। सो ये एलिमेंट्स जो हैं आपको लर्न करने हैं। तो ये मैंने इसीलिए बताया है क्योंकि आगे जो है पी ब्लॉक DF ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे, तो वहाँ पे जो है आपको पहले से ही मींस एलिमेंट्स जो हैं लर्न होने चाहिए, ठीक है। सो अगर हम इनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगी पी ब्लॉक की, दैट इज़ NS2, एस तो फिल होगा ही सभी में, और पी भी फिल होगा, दैट इज़ NP1 to 6, ठीक है। अगर ग्रुप नंबर 13 है तो वहाँ पे P1 होगा, 14 है तो 2 होगा, ऐसे। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स जितने भी मैंने अभी आपको ये बताए थे, इसमें जो है मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी आ जाते हैं, और मेटलॉइड्स, तीनों कैटेगरी आपको मिलेगी। ओनली पी ब्लॉक एलिमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन डज नॉट एंटर इनटू पी ऑर्बिटल इज हीलियम। तो एक लौता हमारे पास ऐसा एलिमेंट होगा जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है पी में फिल नहीं होता, मीन्स पी में नीड ही नहीं पड़ती हमें पी में फिल करने की, दैट इज़ हीलियम। तो ये आपको लर्न कर लेना है। सो नेक्स्ट है हमारे पास मेटलॉइड्स कौन कौन से होते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हो, दैट इज़ बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ओके, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी, सो टेलुरियम हो गया, एंड नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिनियम। तो ये हमारे पास हैं जो सभी मेटलॉइड्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनको हम ब्रिज एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो ये मेरे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, 3D सीरीज़ कहा जाता है, 4D सीरीज़ कहा जाता है, और 5D सीरीज़। तो जो 3D सीरीज़ आप देख रहे हो, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये 3D सीरीज़ जो है आपको कैसे लर्न करनी है, दैट इज़ शक्ति,
बकरमन, ठीक है, शक्ति बकरमन फीकोनिकोजन, ठीक है, फीकोनिकोजन, शक्ति बकरमन फीकोनिकोजन। तो 3D आपको ऐसे लर्न कर लेनी है और 4D आपको साइड में दी हुई है राइट हैंड साइड पे। दैट इज़ इसको कैसे आप लर्न करोगे, वाई जर्नब, ठीक है, वाई जर्नब मुँह तकरियो रे, ठीक है, मुँह तकरियो रे पढ़ AGCD। तो आपको ऐसे लर्न करना है, वाई जर्नब मुँह तकरियो रे पढ़ AGCD। और नेक्स्ट जो 5D सीरीज़ है, दिस ग्रुप आप इसे क्या कहते हो, जो 5D सीरीज़ है उसे आप कॉइन एज मेटल्स कहते हो, ठीक है, दैट इज़ कॉइन एज मेटल्स इसे कहा जाता है। और ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होंगे वो सभी आपको मेटल्स ही मिलेंगे यहाँ पे। जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपने यहाँ पे देख लेनी है। n-1 इंटू डी जो है, डी कहाँ तक फिल हो सकता है, 1 to 10, और ns जो है दैट इज़ s आ गया तो 1 से लेकर 2। नेक्स्ट है हमारे पास f ब्लॉक एलिमेंट्स, यहाँ पे 2 ही पीरियड्स होते हैं और ग्रुप जो है आपको 14 दिखाई देंगे। तो इनकी जो है जनरल कॉन्फ़िगरेशन ही मेन है। जो ऊपर वाली सीरीज़ होती है उसको हम 4f सीरीज़ कहते हैं और नीचे वाली सीरीज़ को हम 5f सीरीज़ कहते हैं। ओके, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन देख लो, n-2, f जो है 1 से लेकर 14 तक आ सकता है, n-1 और d जो है 0 से लेकर 2 तक हो सकता है, और ns2। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ठीक है, वो जो है आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स मैंने आपको अभी बताए थे वो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ही आते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं एंड हैवी मेटल्स होते हैं, ठीक है, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, काफ़ी हाई रहता है और इनके बीच में जो है डी डी ट्रांजिशंस होती हैं। दैट्स वाई इनके जो कंपाउंड्स आते हैं वो कलर्ड आते हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। कंपाउंड्स जो रहेंगे ट्रांजिशन के वो कलर्ड रहेंगे और ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होंगे और उनके जो कंपाउंड्स होंगे वो एक कैटालिस्ट्स की तरह भी एक्ट करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो इनके कंपाउंड्स होंगे वो पैरामैग्नेटिक होंगे इन नेचर एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म अलॉयज़। कैसे कैसे अलॉयज़ बना सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, लाइक ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया और ब्रॉन्ज हो गया और जर्मन सिल्वर, ये सभी अलॉयज़ जो हैं बना सकते हैं। तो डी ब्लॉक आपको लर्न करना है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ क्या कहते हैं डी ब्लॉक को, दैट इज़ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब जो एफ ब्लॉक होंगे उनको भी ट्रांजिशन कहा जाता है लेकिन उनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। तो जो लेंथेनाइड्स जो होंगे, लेंथेनाइड्स आर ऑल्सो नोन एज रेयर अर्थर्स। ऊपर वाले जो होंगे वो लेंथेनाइड्स होते हैं, जो नीचे वाले होते हैं एफ ब्लॉक उनको एक्टिनाइड्स कहते हैं, ठीक है। तो जो लेंथेनाइड्स हैं, ठीक है, उनको रेयर अर्थस भी कहा जाता है क्योंकि वो रेयर होते हैं, रेयर अक्रेंस होती है उनकी। और कॉमन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइड्स, जो कॉमन है स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो रहेगी लेंथेनाइड्स की वो +3 होती है। ये बात आपको लर्न करनी है। और जो 5F सीरीज़ है अभी बताया मैंने, जिनको आप एक्टिनाइड सीरीज़ कहते हो, है ना, तो उसको हम और एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो जो 5F सीरीज़ है वो मैन मेड एलिमेंट्स हो सकते हैं, इसमें सिंथेटिक भी होते हैं और रेडियो एक्टिव भी होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अब आपको कुछ फैक्ट्स लर्न करने हैं। जो ग्रुप 3 है, ठीक है, तो ग्रुप 3 जो है दैट इज़ पीरियड 6 और 7। ओके, नेक्स्ट जो है आपके पास मीन्स इन्होंने यही बताया कि जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ है वो ग्रुप 3 में आते हैं और पीरियड जो इनका रहता है वो 6 और 7, ठीक है, एक 6 में आता है और दूसरा 7 में आता है। ये बात भी लर्न करनी है आपको। नेक्स्ट अब अगर हम बात करें हमारे पीरियोडिक टेबल में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की, तो यहाँ पे आपको लर्न करना है कि जो 78% हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में 78% मेटल्स जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं। मेटल्स का जो आपको पता ही है कि जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। एक मरकरी ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होगा। और एक और याद रखना है आपको, गैलियम और सीशियम भी मेटल्स में आएंगे लेकिन इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो होगा, एक्सेप्शंस होती हैं। नॉन मेटल्स जो हैं, ठीक है, यूजुअली सॉलिड्स होंगे नॉन मेटल्स की बात करें तो, और गैसेस भी हो सकते हैं। एक ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है।
तो जब आप डाउन द ग्रुप आओगे तो ये भी आपको लर्न करना है कि मेटेलिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज़ होता है, और जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज़ होता है, क्योंकि नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या हो गया, डिक्रीज़ होता है डाउन द ग्रुप, सो लॉन्ग द पीरियड जो है उल्टा हो जाएगा, दैट इज़ रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ स्क्रीनिंग इफेक्ट किसे कहा जाता है और शील्डिंग इफेक्ट किसे कहा जाता है। सिंपल सी बात है, जब हमारे पास कोई एटम होगा, ठीक है, तो उसके बीच में न्यूक्लियस होगा, और न्यूक्लियस क्या करेगा, जो पास पास वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट करेगा, लेकिन जो आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको वो कम अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना, द डिक्रीज, क्योंकि जो लास्ट वाला वैलेंस आप कह सकते हो, वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है, उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है। ये क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि जो एटम्स में बाकी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसे रिपेल कर रहे होते हैं लास्ट वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसकी न्यूक्लियस के साथ कुछ खास जो है वो अट्रैक्शन नहीं हो पाती, तो इसे ही हम स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं या फिर शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। सो इसकी डेफिनेशन क्या है, देखो, द डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि इनर में जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो है अट्रैक्ट करते हैं न्यूक्लियस की तरफ और वैलेंस शेल को अट्रैक्ट नहीं होने देते। ठीक है, सो इसे ही हम जितने ज़्यादा इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आप समझो कि उतना ही ज़्यादा जो है शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। ओके, सो स्क्रीनिंग इफेक्ट कह सकते हो या शील्डिंग इफेक्ट कह सकते हो, उतना ज़्यादा होगा जितने इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक एटम में। नेक्स्ट है टोटल न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है विदाउट, अगर आप स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करो, ठीक है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू ऑल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस है जो सभी इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो तभी तो वहाँ पे हम जो चार्ज की बात करेंगे टोटल न्यूक्लियर चार्ज, तो वहाँ पे Z होगा। लेकिन अगर हम शील्डिंग इफेक्ट को कंसीडर करें तो वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टेड हो जाएगा, उसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम Z स्टार से डिनोट करते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय, तो कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है एक्सपीरियंस कर रहा है उसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहेंगे। Z स्टार इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, जो सिग्मा है वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट में आ जाएगा, या फिर आप कह सकते हो शील्डिंग कांस्टेंट कह सकते हो, और जो Z स्टार होगा वो ऑलवेज जो है Z से कम ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कुछ फैक्टर्स जो शील्डिंग इफेक्ट को इफेक्ट करेंगे। सो फर्स्ट है नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन। ये तो मैंने आपको अभी बताया कि अगर जितने ज़्यादा इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उतने रिपल्शन करेंगे, उतना लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को दूर भगाएंगे। ठीक है ना, सो उसके साथ क्या होगा, गैप होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का, जितना गैप हो जाएगा उतना जो है आप कह सकते हो अट्रैक्शन कम होगी। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज हो रहा है। तो मोर द नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स मोर विल बी द वैल्यू ऑफ सिग्मा। शेप ऑफ ऑर्बिटल, बिल्कुल आपको ये भी लर्न करना है कि मैक्सिमम स्क्रीनिंग S में होगी एंड स्फेरिकल में ज़्यादा स्क्रीनिंग होती है। ठीक है, मीन्स ज़्यादा रिपल्शन होगी एज़ कम्पेयर टू P और एज़ कम्पेयर टू D एंड एज़ कम्पेयर टू F। तो सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग जो है S में होगी और सबसे लेस स्क्रीनिंग जो मिनिमम स्क्रीनिंग होगी वो F में होगी। डाउन द ग्रुप बात करें तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, है ना, तो डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ करेगा, और फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जो है वो डिक्रीज़ करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज़ करेगा और लेफ़्ट टू राइट जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट क्या करेगा, डिक्रीज़ होगा। ठीक है, क्योंकि जो है डाउन द ग्रुप क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ होंगे और इलेक्ट्रॉन जो है वो और दूर जाता जाएगा न्यूक्लियस से। ठीक है ना, जितना दूर जाएगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है, तो कम हो रही है तो मींस शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और अगर आप बात करो लेफ़्ट टू राइट तो वहाँ पे एटॉमिक साइज़ हम स्टडी करेंगे वैसे, तो वो डिक्रीज़ हो रहा होता है न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, डिक्रीज़ हो रहा होता है साइज़ जो होता है, साइज़ के डिक्रीज़ होने से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के पास में आ जाते हैं, अट्रैक्शन जो है इंक्रीज़ होने लगती है। मीन्स यही समझ लो कि अगर अट्रैक्शन इंक्रीज़ होने लगी, ठीक है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट में, तो वहाँ पे जो है शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज़ होगा। मेन जो खेल है यहाँ पे अट्रैक्शन का ही है।
नेक्स्ट है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो लेफ़्ट टू राइट, ये आपको लर्न करना है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ होता है और टॉप टू बॉटम जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ होता है, ठीक है। क्योंकि जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट मैंने आपको अभी बताया कि ग्रुप के अलॉन्ग नीचे जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो रहा है तो मीन्स न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डिक्रीज़। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट एक दूसरे के रिवर्स हैं। लेफ़्ट टू राइट जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट वो डिक्रीज़ होता है, ठीक है। चार्ज इंक्रीज़ होने से शील्डिंग इफेक्ट का क्या रोल होगा, डिक्रीज़ होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस होता है दैट इज़ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, उसका हाफ कर दो, ठीक है। अगर आपके पास टू एटम्स है तो ये दोनों के सेंटर्स को जब आप मीट कराओगे तो उस डिस्टेंस को हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं। जब आप उसको हाफ करोगे तो वो हो जाता है आपके पास एटॉमिक रेडियस। तो हमारे पास 3 टाइप्स के एटॉमिक बॉन्डिंग हो सकती है। कोवलेंट रेडियस हो सकता है, हमारे पास मेटालिक रेडियस हो सकता है और वैन डर वाल रेडियस हो सकता है। कोवलेंट कैसे होता है, देखो डायग्राम के साथ क्लियर करो। कोवलेंट कब होता है, कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब टू एटम्स जो है शेयर होते हैं। जब वो शेयर करते हैं मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स को, तब वहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो फर्स्ट में शेयरिंग ही हो रही है ना, कॉमन। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट का सेंटर दूसरे का सेंटर मैच किया तो वहाँ पे हमारे पास इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आएगा। तो उसका हाफ करोगे तो इस एटॉमिक रेडियस को हम क्या कहेंगे, कोवलेंट रेडियस। मटैलिक रेडियस क्या होगा, दैट इज जितने भी मटैलिक क्रिस्टल्स हैं, मेटल्स, ठीक है, उसमें आयंस होंगे, वो ऐसे जो है एक दूसरे के साथ टच करेंगे, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे, उनके एटम्स इस तरीके से क्या होंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे दोनों के सेंटर को ज्वाइन करो, दिस इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और उसका हाफ करो तो ये आ जाएगा आपके पास, दैट इज़ मटैलिक रेडियस। वैन डर वाल रेडियस जो है ये बेसिकली यहाँ गैसेस की फॉर्म में, ठीक है, गैसेस जितनी भी होती हैं लेकिन वो एक दूसरे से टच नहीं करती, गैसेस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। तो वहाँ पे जो एक गैस का मॉलिक्यूल उसका सेंटर और दूसरा गैस का सेंटर, तो दोनों को ज्वाइन किया तो दूर दूर है वो, तो ठीक है, वो डिस्टेंस को हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहेंगे। और अगर उसको आप 2 के साथ डिवाइड करोगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, वैन डर वाल, सॉरी दैट इज़, हाँ, वैन डर वाल रेडियस। ओके, तो वैन डर वाल रेडियस आ जाएगा। सो बस इतना ही आपको लर्न करना है। तो सबसे ज़्यादा रेडियस जो बड़ा होगा वो वैन डर वाल रेडियस ही बड़ा होगा। ऑब्वियसली वो टच भी नहीं कर रहे थे, ठीक है, दूर दूर होंगे तो रेडियस बड़ा होगा मटैलिक रेडियस से। और सबसे छोटा रेडियस होगा कोवलेंट रेडियस। क्लियर। तो ये कुछ है यहाँ पे पॉइंट्स। एटॉमिक रेडियस जैसे सोडियम का होता है 186 पिकोमीटर, कोवलेंट रेडियस होता है हाइड्रोजन का 33 पिकोमीटर। और नंबर ऑफ़ कोवलेंट बॉन्ड जो है वो इंक्रीज़ होने से, जैसे कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, तो जैसे आप बॉन्ड्स को इंक्रीज़ करते जाओगे तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। अब हम एटॉमिक रेडियस की बात करें, ठीक है, इसकी जनरल ट्रेंड्स क्या हैं। जैसे लेफ़्ट टू राइट आप जाओगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होगा, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट साइज़ भी, साइज़ इसीलिए जो होता है ना एटॉमिक साइज़, लेफ़्ट टू राइट जाने पे जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको लर्न करना है कि लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज़, सॉरी एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होगा। एक तो रीज़न आ गया कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज भी तो बताया था मैंने, वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है। तो नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं वो तो सेम ही रहेंगे। स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट का डिक्रीज़ होना मींस अट्रैक्शन का इंक्रीज़ होना, ठीक है। अट्रैक्शन इंक्रीज़ हो रही है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में, आउटर मोस्ट में, तो वहाँ पे अट्रैक्शन हुई तो इलेक्ट्रॉन पास पास में आएंगे। अगर पास पास में आएंगे तो एटम का साइज़ छोटा होगा तो रेडियस छोटा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हो। फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होगा, नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ करते हैं। नोट में देखो पहला पॉइंट क्या है, अल्कली मेटल हैज़ द मैक्सिमम एटॉमिक साइज़। बिल्कुल, हमने कहा कि लेफ़्ट से जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो ऑब्वियसली जो अल्कली मेटल्स होंगे उनका एटॉमिक साइज सबसे बड़ा होगा, वाइल जो हेलोजेंस होंगे उनका साइज़ छोटा होगा। एक्सेप्शंस भी हैं यहाँ पे ग्रुप नंबर 13 में, दैट इज़ जो ये ग्रुप आप देख रहे हो, इसके एलिमेंट्स देख रहे हो, एक्सपेक्टेड तो ये था कि जो
बोरॉन है वो लेस होगा, उसका साइज़ एटॉमिक रेडियस कम होगा एलुमिनियम से एंड गैलियम से। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये हमें पता चला कि जो एलुमिनियम है और गैलियम है इन दोनों का साइज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम है। तो आप ये नहीं कह सकते कि गैलियम का साइज़ बड़ा है, और अप्रॉक्सीमेटली दोनों जो हैं वो इक्वल हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेन रीज़न रहा दैट इज़ द पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, गैलियम जो है गैलियम में पुअर शील्डिंग इफेक्ट रहेगा 3D इलेक्ट्रॉन्स का। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स में देख लेते हैं रेडियस के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है। दैट इज़ द अटोमिक रेडियस डिक्रीजेज स्लोली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात हो रही है, मींस डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात हो रही है। सबसे पहले जो है अटोमिक रेडियस जो है डिक्रीज़ होगा, फिर थोड़ा उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, फिर अटोमिक रेडियस इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो इंक्रीज़ हुआ मींस बाद में इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, उसके बाद है दैट इज़ इंक्रीज़ इन, क्योंकि हमें पता है कि लेफ़्ट टू राइट जाने से जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज़ होता है, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है। ठीक है, दैट्स वाई जो है स्टार्टिंग में जो है अटोमिक रेडियस वो डिक्रीज़ हुआ, और फिर वो कांस्टेंट रहा अटोमिक रेडियस, फिर इंक्रीज़ हुआ। तो दैट मीन जब इंक्रीज़ हुआ अटोमिक रेडियस तो वहाँ पे आप कह सकते हो कि रिपल्शन हुई है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जब इंक्रीज़ हुआ तो वहाँ पे साइज़ जो है, साइज़ तो उतना ही रह रहा है ना, साइज़ तो एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता जा रहा है, साइज़ शेल तो वही रह रहा है। शेल सेम रहने से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने से इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी मींस आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स की जो मात्रा है वो इंक्रीज़ हो रही है। तो वहाँ पे जो रिपल्शन विल टेक प्लेस। ओके, तो रिपल्शन होगी तो वहाँ पे जो है एटॉमिक आप कह सकते हो रेडियस का इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास इन लेंथेनाइट्स द अटोमिक रेडियाई डिक्रीज विद इंक्रीज इन द अटोमिक नंबर। ओके, लेंथेनाइट्स जो हैं उनमें भी सेम ही प्रोसेस रहेगा। अटोमिक रेडियस पहले डिक्रीज होगा, फिर ठीक है विद इंक्रीज इन द अटोमिक नंबर ड्यू टू पुअर शील्डिंग कैपेसिटी ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज़ नोन एज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। पहले क्या है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज with increase in the atomic number due to poor shielding capacity of f इलेक्ट्रॉन। ऊपर जो हमने डिस्कस किया था शील्डिंग इफेक्ट ही मेन रीज़न रहेगा डी इलेक्ट्रॉन्स में, और अगर लेंथेनाइट्स की बात करें तो वहाँ पे एफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से शील्डिंग इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा एटॉमिक रेडियाई पहले डिक्रीज़ करेगा। तो इसे हम लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, पी ब्लॉक कोई भी ग्रुप आप उठा सकते हो। वहाँ पे यहाँ मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सपोज़ किसी भी ग्रुप का मैंने एलिमेंट लिया, तो मैंने देखा कि जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है उनमें जो है साइज़ का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लार्ज इंक्रीज इन साइज़। तो फर्स्ट का जितना साइज़ होगा ठीक है, लेकिन सेकंड का उससे जो है डिफरेंस आएगा वो काफ़ी आएगा। लेकिन जब देखा सेकंड और थर्ड का साइज़ नियरली इक्वल था, इक्वल साइज़ था। थर्ड और फोर्थ का देखा तो उसमें फिर स्लाइट सा इंक्रीज़ हुआ, और फोर्थ फिफ्थ का देखा उनका भी ऑलमोस्ट इक्वल साइज़ था। इंक्रीज़ वाला तो ठीक है, लेकिन अब ये नियरली इक्वल साइज़ का क्या कॉन्सेप्ट है। सेकंड और थर्ड जो एलिमेंट होंगे पी ब्लॉक का, आपको अगर कोई भी ग्रुप आ जाता है, ठीक है, आपको सेकंड और थर्ड एलिमेंट के बारे में दे दिया या फिर फोर्थ फिफ्थ एलिमेंट के बारे में दे दिया, उनका नियरली इक्वल साइज़ होगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड जो है उसमें रीज़न इनमें सेम ही रहेगा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ओके, अगर पुअर शील्डिंग इफेक्ट है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स इन द थर्ड एलिमेंट देखो, ठीक है, थर्ड का इंक्रीज होना चाहिए था ना सेकंड के कंपैरिजन में। तो थर्ड में क्या हुआ, 3D सीरीज एलिमेंट का ये एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगा ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इसका जो साइज़ है, ठीक है, वो नियरली इक्वल हो जाएगा इसके जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा, मींस जो सेकंड एलिमेंट होगा उसके साथ का ही इसका साइज़ रह जाएगा। थर्ड फोर्थ देखोगे तो फोर्थ का साइज़ फिर इंक्रीज़ हुआ, फिफ्थ का साइज़ जो है फिर फोर्थ जैसा रहा, क्योंकि यहाँ पे जो है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है हमारे पास एटॉमिक रेडियस, हमने डिस्कस कर लिया। अब है हमारे पास आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस क्या होता है, आयोनिक रेडियस होता है दो कैटायंस है आपके पास, ठीक है, उनके सेंटर्स को ज्वाइन करो तो उनमें जो डिस्टेंस आएगा दैट इज़ आयोनिक रेडियस।
तो आयनिक रेडियस क्या होता है, एक तो इसमें दो आयन्स होंगे, एक स्मॉलर होगा और एक लार्जर होगा, ठीक है। जो लार्जर आयन होगा उसे हम एनायन कहेंगे और जो स्मॉलर आयन होगा उसे हम कैटायन कहेंगे। जो कैटायन है वो क्या होगा, दैट इज़ पॉजिटिव आयन ऑलवेज स्मॉलर, वो स्मॉलर होगा पेरेंट एटम से, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑर्बिट्स बाय द इंक्रीज्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि उस पर अब न्यूक्लियर चार्ज आ चुका है तो उसमें ऑर्बिट्स में कॉन्ट्रैक्शन होगी, क्योंकि उसने लॉस किया इलेक्ट्रॉन को। तो जब इलेक्ट्रॉन को वो लॉस करेगा, ठीक है, कोई भी कैटायन है वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उसका तो एक शेल ही चला जाएगा, ठीक है ना। जब उसका एक शेल चला गया तो ऑब्वियसली उसका जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और एनायन जो है उसका साइज़ क्या हो जाएगा, उसके कंपैरिजन में ग्रेटर हो जाएगा। नेगेटिव आयन जो होंगे वो ऑलवेज ग्रेटर होंगे कैटायन से। अगर हम बात करें आयोनिक रेडियस की तो यहाँ पे भी सेम ही कॉन्सेप्ट है एटॉमिक रेडियस वाला। लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होगा, टॉप टू बॉटम आओगे तो आयनिक रेडियस इंक्रीज़ होगा। द ट्रेंड जो है वो सेम है एटॉमिक रेडियस जैसे। इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे ये है कि अगर आप गैशियस एटम्स के लिए बात करो, लिथियम, यहाँ पे सोडियम, ठीक है, पोटाशियम, रुबीडियम एंड शीशियम, तो आयनिक रेडियस जो है शीशियम का ग्रेटर होगा, ठीक है। और अगर हम इन एलिमेंट्स को वाटर में कंसीडर करें, पोलर सॉल्वेंट मतलब, तो वहाँ पे जो है आयनिक रेडियाई लिथियम का ग्रेटर होगा, लिथियम पॉजिटिव ग्रेटर होगा एज़ कंपेयर टू सोडियम पोटाशियम, तो जो है रिवर्स हो जाएगा इसका। तो नेक्स्ट है हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ कौन सी होती हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ देखो कौन सी होती हैं। आयंस हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयंस हैं आपके पास, उन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है बट उनका जो चार्ज है दोनों का वो डिफरेंट है, तो उन स्पीशीज़ को आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ कहोगे, ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आप एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव जैसे भी लगा लो, अगर आप नेगेटिव चार्जेस को इंक्रीज़ करते जा रहे हो तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ जो होंगी उनका साइज़ इंक्रीज़ होगा, और अगर आप पॉजिटिव चार्जेस को डिक्रीज़ कर रहे हो तो जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ जो हैं उनका चार्ज साइज़ जो है वो डिक्रीज़ होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी, या फिर कह सकते हो आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कोई भी नेम जो है आप इसको दे सकते हो टॉपिक को, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब ये होती क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। आप किसी भी एटम को कितनी एनर्जी दे रहे हो उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और आयनाइजेशन एनर्जी हम बाहर से देते हैं, ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ऑलवेज, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव होगी, ये एनर्जी पॉजिटिव है, तो रिएक्शन कैसी हुई, दैट इज़ एंडोथर्मिक, ओके। अगर नेगेटिव होती तो एक्सो होता, तो यहाँ पे डेल्टा एच जो है वो एक मींस आयनाइजेशन एनर्जी को ही कहा गया है, वो यहाँ पे पॉजिटिव है, तो मींस जो आयनाइजेशन एनर्जी अगर आप दे रहे हो तो ये एंडोथर्मिक हुआ। इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैशियस एटम। तो यहाँ पे आपको पता चल गया ना कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी। अब है हमारे पास सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होगा, देखो जैसे एलुमिनियम है उसको मैंने आयनाइजेशन एनर्जी पहले दी, तो वो एलुमिनियम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, प्लस उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, और उसके बाद जो है एलुमिनियम पॉजिटिव बना था मेरे पास, उसको मैंने और आयनाइजेशन एंथैल्पी दी, तो मेरे पास एलुमिनियम 2 पॉजिटिव मिला और एक इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव किया। तो मीन्स मैं ऐसे ही जो है आयनाइजेशन एंथैल्पीज दे रही हूँ किसको, दैट इज़ एलुमिनियम को, एलुमिनियम के आयन्स को। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी चारों में से ग्रेटर होगी। तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो सबसे कम होगी, तो उसके बाद अगर आप मींस एलुमिनियम से और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको उतनी ज़्यादा एनर्जी जो है उसको देनी होगी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी 4 जो है वो ग्रेटर होगी, ठीक है। और इन सभी आयनाइजेशन एंथैल्पीज़ को हम सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। सो वेरिएशन कैसे होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप जो है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, और फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ओके।
इंक्रीज़ का मीनिंग यही है कि आपको लेफ़्ट से राइट अगर आप जा रहे हो एलिमेंट्स को, आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी मींस आपको ज़्यादा देनी होगी, ग्रेटर देनी होगी, ठीक है, काफ़ी देनी होगी, तभी उनसे इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आ सकता है। और अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें तो एक ग्रुप जैसे ग्रुप 1 की बात करें, उन सभी में 1 1 इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसमें आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है डिक्रीज़ होगी, मींस आपको इतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी नहीं देनी होगी जितनी आपको लेफ़्ट टू राइट देनी होगी, ठीक है। सो नोबल गैसेस के लिए मैक्सिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है और एल्कली मेटल्स के लिए मिनिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को इफ़ेक्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास एटॉमिक साइज़ और नंबर ऑफ़ शेल्स। ऑब्वियसली जितने नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होते जाएंगे डाउन द ग्रुप, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ होती जाएगी। न्यूक्लियर चार्ज जितना इंक्रीज़ होगा उतनी आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ होगी, ठीक है ना। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है ना फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो बस फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी भी मैंने आपको बताया कि वो इंक्रीज़ होती है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, आपको पता है कि लेफ़्ट टू राइट जो है शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज़ होता है, ठीक है, डाउन द ग्रुप शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ होता है। तो दैट मीन आयनाइजेशन एंथैल्पी, फिर तो शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज़ हो रहा है लेफ़्ट टू राइट, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी मैंने अभी बताया कि वो क्या होगी, इंक्रीज़ होती है। तो शील्डिंग इफेक्ट जो है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, दोनों जो है रिवर्स है, ओके, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब जो एस है, एस में मैक्सिमम शील्डिंग इफेक्ट होगा, तो मींस एस में जो है एस इलेक्ट्रॉन, एस ब्लॉक, तो उसमें आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम देनी होगी। और अगर हम एफ़ की बात करें तो वहाँ पे मिनिमम शील्डिंग इफेक्ट होगा, तो वहाँ पे आपको क्या होगा, दैट इज़ आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा देनी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती हैं, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 टाइप में हो सकती है, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फुली फिल्ड, या फिर कम्प्लीटली फिल्ड स्टेट होके उस दोनों जो स्टेट्स हैं एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। जैसे यहाँ पे मैंने एक नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन ली है और ऑक्सीजन की ली है, तो नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिटल्स में देखो तीनों में सिंगल है, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो एक पेयर्ड है, तो मीन्स यहाँ पे नाइट्रोजन जो हुआ वो ज़्यादा स्टेबल हुआ, एक्स्ट्रा स्टेबल हुआ ऑक्सीजन से, तो इसीलिए जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी नाइट्रोजन की वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टॉप टू बॉटम आपको लर्न करना है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ होती है, लेफ़्ट टू राइट जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ होती है। कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे ग्रुप नंबर 13 में है, जैसे दैट इज़ यहाँ पे बोरोन है, एलुमिनियम है, गैलियम, इंडियम, ठीक है, एंड थैलियम जो भी है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड ये रहना चाहिए था, होना ये चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो मींस यहाँ पे आप कह सकते हो बोरोन की ग्रेटर होगी एलुमिनियम से, और फिर गैलियम की ग्रेटर होगी एंड इंडियम की ग्रेटर होगी, ठीक है, एंड यहाँ पे जो है थैलियम की ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये ऑर्डर जो है परफेक्ट है, ये ऑर्डर आपको लर्न करना है ऑब्जर्व्ड वाला। सो नेक्स्ट आपके पास है ग्रुप नंबर 14, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो है ये था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड जो हुआ आयनाइजेशन एंथैल्पी लेड की जो है वो ग्रेटर होगी। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहा जाता है। यहाँ पे हम फर्स्ट ही बात करेंगे 3D सीरीज़ की, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, इनकी जो है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। मींस मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट रहेगा। पहले 5 एलिमेंट्स आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था एटॉमिक साइज़ में, एटॉमिक रेडियस में, कि इनका जो है एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ होगा, याद है ना, डिक्रीज़ होगा, पहले डिक्रीज़ होता है, फिर कांस्टेंट रहता है, फिर इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे अगर डिक्रीज़ हो रहा है एटॉमिक रेडियस, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पास पास में आ रहे हैं न्यूक्लियस के, ठीक है, तो अट्रैक्शन इंक्रीज़ हो रही है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको आयनाइजेशन एनर्जी जो है काफ़ी देनी पड़ेगी, ओके। नेक्स्ट है आयरन से कोबाल्ट, निकल, इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी रहेगी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि इनका जो एटॉमिक साइज़ है वो कांस्टेंट ही रहता है, अप्रॉक्सीमेट सभी का इक्वल सा ही होता है।
अगर कॉपर जिंक की बात करें तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ होगा, साइज़ इंक्रीज़ होगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी है, तो वहाँ पे आपको आयनाइजेशन एनर्जी कम ही देनी होगी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास जो है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है लेफ़्ट टू राइट आपको पता है कि इंक्रीज़ करता है, तो वहाँ पे क्या होगा, जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी मैंने बताया कि लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करती है, तो मीन्स ये डायरेक्टली वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको लर्न करना है कि लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, मीन्स दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब नोट करने वाली क्या बातें हैं यहाँ पे, दैट इज़ द एलिमेंट, वो कौन सा एलिमेंट है जिसकी हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, दैट इज़ हीलियम। तो आपको ये बात लर्न करनी है, द एलिमेंट विद हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज हीलियम। द नंबर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज देन एन एलिमेंट पोजेसेस इज इक्वल टू द, तो एक जो एलिमेंट है वो कितनी आयनाइजेशन एंथैल्पीज को पोजेस कर सकता है, उतनी को पोजेस कर सकता है जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा। नेक्स्ट है आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर मेजर्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब, तो आयनाइजेशन एंथैल्पीज को मेजर कैसे किया जाता है ये भी आपको लर्न करना है, डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। यहाँ पे चार्ज नहीं आएगा, डिस्चार्ज ट्यूब आएगा। अगर आप किसी भी एलिमेंट की आयनाइजेशन मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम है, किसी एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, तो वो उतना ही रिएक्टिव होगा और वो उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा, तो ये भी आपको लर्न करना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसे आप और नाम से भी जान सकते हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक दूसरे का रिवर्स है, लेकिन इनका मीनिंग सेम है। तो एनर्जी अगर आपने क्या किया है यहाँ पे, कितना अगर आप किसी भी एटम को, किसी एलिमेंट को, ठीक है ना, एटम को अगर आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन देने से जो एनर्जी रिलीज़ होगी तो उसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहेंगे या फिर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। आप एक एटम को एनायन बनाना चाहते हो तो उसको आपको एक इलेक्ट्रॉन देना होगा, और इलेक्ट्रॉन देने से जो है इलेक्ट्रॉन देने से एनर्जी रिलीज़ होगी, दैट एनर्जी रिलीज इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। The energy released when an electron is added to a neutral gaseous atom to convert into anion is called electron gain enthalpy और electron affinity। तो यहाँ पे आप रिएक्शन भी देख रहे हो, X कोई एटम है उसको इलेक्ट्रॉन दिया तो वो एनायन में चेंज हो गया, प्लस उसने जो है एनर्जी को भी रिलीज़ किया। It provides a measure of ease with which an atom adds on electron to form anion। तो मीन्स इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक मेजर है कि कितना ईजिली कोई एटम इलेक्ट्रॉन को अपने में ऐड कर रहा है और कितना वो ईजिली जो है एनर्जी को रिलीज़ करेगा, कितना ईजी वो एक इलेक्ट्रॉन को ऐड होने देगा अपने खुद में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है नेगेटिव होगी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ नेगेटिव फॉर ऑल, सभी एलिमेंट्स जितने पीरियोडिक टेबल में आप देखते हो उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, नोबल गैसेस को छोड़ के, ठीक है। तो सभी जो है आप एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन को जो है ऐड कर सकते हो, लेकिन नोबल गैसेस जो हैं उनमें एडिशन नहीं होती क्योंकि उनके पास जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसकी वैल्यू जो होगी सभी एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और अगर हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहें उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। हेयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, जो मैंने रिएक्शन लिखी थी ऊपर, वहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहें तो कितना है, क्यू है, ठीक है। और यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये एंडोथर्मिक है। और अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी है, तो जस्ट उसका ऑपोजिट है, तो मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस क्यू है, जो अगर माइनस है तो दैट इज़ एक्सो हो गया। सो एफिनिटी का मतलब होता है कि कितनी टेंडेंसी है उसकी, ठीक है ना, किसी भी एलिमेंट, किसी भी एटम की कितनी अफेक्शन है टुवर्ड द इलेक्ट्रॉन, तो उसे एफिनिटी कहा जाता है। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जस्ट ऑपोजिट ऑफ द दैट इज़ यहाँ पे ई ए, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्सप्रेस्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में से आप मेजर कर सकते हो पर एटम या फिर किलो जाउल पर मोल में।
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम बॉर्न हैबर साइकिल। तो कैसे इनको कैलकुलेट किया जाता है, जैसे मैंने आपको थर्मोडायनामिक्स में करवाया था, ठीक है, सारी इंथैल्पीज जो मैंने आपको वहाँ पे करवा दी थी, तो बॉर्न हैबर साइकिल भी मैंने आपको वहाँ पे बताया था। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, जैसे फर्स्ट ऑक्सीजन मैंने उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो मेरे पास O नेगेटिव आया, तो मेरे पास जो फर्स्ट एंथैल्पी आएगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट इज़ -141 किलो जॉल पर मोल। अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव आई है ना, तो यहाँ पे मींस जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो पॉजिटिव रहेगी 141, और उसी एनायन में O नेगेटिव में मैंने एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो O2 नेगेटिव बना। तो यहाँ पे जो डेल्टा Heg मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो +844 किलो जॉल पर मोल होगी, तो -844। तो आपको यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन में ये देखा कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो +703 आ रही है, प्लस आ रही है, तो मीन्स ओवरऑल प्रोसेस जो है वो एंडोथर्मिक है इन नेचर। और अगर हम E की बात करें वो -844 है, जस्ट उसके ऑपोजिट रहेगी। तो यहाँ पे ये ही आपको बात लर्न करनी है कि ऑलवेज जो कोई भी रिएक्शन होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो है उसकी जो एनर्जी आएगी वो नेगेटिव आएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट नेगेटिव होगी और सेकंड ऑलवेज पॉजिटिव होगी, सेकंड गेन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव होगी, और ये दोनों जो हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसे कहा जाता है। और फर्स्ट रिएक्शन में नेगेटिव है तो वो एक्सो हुआ, सेकंड में पॉजिटिव आ रही है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो वो एंडो हुआ। तो सेकंड जो एंथैल्पी रहेगी आपको लर्न करना है कि वो ऑलवेज क्या रहेगी, पॉजिटिव। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव एंड सेकंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा तब तब जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज़ होगी। जैसे लेफ़्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब आप लेफ़्ट से राइट जाते हो तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करेंगे। जैसे क्लोरीन भी आएगा, हेलोजन्स ग्रुप आएंगे, ठीक है, उससे पहले ऑक्सीजन फैमिली आएगी, नाइट्रोजन, तो वो इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करेंगे। जैसे आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के लिए जो इफेक्शन है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो नेक्स्ट है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट मैंने बताया था कि जो है वो इसके रिवर्स होगा। शील्डिंग इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के उल्ट होगा, मींस रिवर्स होगा। शील्डिंग इफेक्ट जो है आपको पता है कि लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ होता है, ठीक है, लेकिन एफिनिटी क्या होती है, इंक्रीज़। तो आपको पता चल गया कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अटोमिक रेडियस मैंने बताया था कि लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज़, लेकिन अभी हमने स्टडी किया कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज़। तो ये भी इसके क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट बस आपको लर्न करना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ होती है बिकॉज अटोमिक साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज़ होती है ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज़ फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट है आपके पास नोट फर्स्ट जो है दैट इज़ हेलोजेंस में क्या होता है, एस्पेक्टर जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हो रही है यहाँ पे। ये माना गया था कि जो फ्लोरीन है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा मीन सारे टेबल में फ्लोरीन जो है दैट हैज़ द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एंथैल्पी उसकी ज़्यादा है फ्लोरीन की। लेकिन फिर बाद में ऑब्जर्व किया गया कि नहीं, क्लोरीन जो है, ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ज़्यादा है फ्लोरीन के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि जो साइज़ है फ्लोरीन का वो स्मॉलर है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। तो फ्लोरीन का साइज़ छोटा है तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रिपेल करेंगे, इनर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी। तो जितनी रिपल्शन होगी तो फिर उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, क्योंकि रिपल्शन रिपेल हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन तो वहाँ पे अट्रैक्शन होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन क्लोरीन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो वहाँ से रिज़ल्ट आया कि क्लोरीन जो है पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन जो है, ठीक है ना, दैट हैज़ द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, आपको ये पॉइंट भी लर्न करना है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है आर ऑलवेज पॉजिटिव, आर ऑल्सो पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर हम बात करें ऑक्सीजन की कम होगी सल्फ़र के कंपैरिजन में, ठीक है, नाइट्रोजन जैसे अभी बताया मैंने फ्लोरीन क्लोरीन, नाइट्रोजन की कम होगी फॉस्फोरस के कंपैरिजन में,
फ्लोरीन की कम होगी क्लोरीन के कंपैरिजन में। और मेटल्स में क्या होगा, गोल्ड जो है उसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है मेटल्स में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ऑफ नाइट्रोजन फैमिलीज आर लो बिकॉज ऑफ अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो नाइट्रोजन फैमिली है उसकी लो होगी क्योंकि उसकी जो है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। नेक्स्ट है ऑफ ऑल द एलिमेंट्स मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन हैज़ द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। द सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो मैंने अभी बताया था आपको जब मैंने सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताई थी कि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। दैट्स वाई जो है एनी एलिमेंट होगा क्या होगा, एंडोथर्मिक। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है नोबल गैसेस की वो भी पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं कह सकते आप, ठीक है, एफिनिटी पॉजिटिव होगी। मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी, दैट इज़ क्लोरीन की। नेक्स्ट है कंबाइंड एप्लीकेशंस ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट है आपके पास मेटेलिक करेक्टर। लेफ्ट टू राइट आपको पता है कि मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। एंड टॉप टू बॉटम जो है मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। तो मेटेलिक करेक्टर का डायरेक्ट लिंक जो होगा वो आयनाइजेशन एंथैल्पी से होगा, और जो नॉन मेटेलिक करेक्टर है उसका जो डायरेक्ट लिंक है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से होगा। तो आपको बताया था कि लेफ़्ट टू राइट जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी वो इंक्रीज़ होती है, तो बस फिर मेटेलिक करेक्टर इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मेटेलिक करेक्टर जो है लेफ़्ट टू राइट वो डिक्रीज़ होगा। और जो नॉन मेटेलिक करेक्टर है, ठीक है, नॉन मेटेलिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। तो लेफ़्ट टू राइट जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ठीक है, वो भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो वहाँ पे जो है नॉन मेटेलिक करेक्टर भी इंक्रीज़ होगा। टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ होती है तो डिक्रीज़ होगा। नेक्स्ट है ऑक्साइड्स ऑफ थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड आपको देखना है ध्यान से, तो वहाँ पे उनकी ऑक्साइड्स की बात की गई है, जैसे सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, सिलिकॉन ऑक्साइड, फॉस्फोरस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ठीक है, क्लोरीन ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या है, जो फर्स्ट टू ऑक्साइड्स आप देख रहे हो ये मेटल्स की हैं। तो यहाँ पे है मींस मेटल से बनी हुई जो ऑक्साइड्स होती हैं वो बेसिक होती हैं। और जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये आपको लर्न करने की ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है। और जो बाकी की चार हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स होंगी क्योंकि वो नॉन मेटल से बनी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड्स जो हैं पता चल रहा है कि एसिडिक हैं तो वो नॉन मेटेलिक करेक्टर शो करती है, और जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं वो मेटेलिक करेक्टर को शो करती है। तो ये था आपका टॉपिक, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 भी जो है वो आपके पास जल्दी प्रेजेंट होगा। जिन्होंने भी मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया ना वो ज्वाइन कर लो, ठीक है, क्योंकि ये रहा टेलीग्राम ग्रुप स्टडी फॉर एल्वस बाय मी। सो यहाँ पे क्या होता है, देखो टेस्ट लाइक बायोमोलिक्यूल टेस्ट हुआ था, तो वहाँ पे जो है पीडीएफ अपलोड होती है, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स जो होंगे वो अपने आंसर्स जो हैं वो शेयर करते हैं, ठीक है। टाइम ओवर होता है तो मैं उनको आंसर की सेंड कर देती हूँ, तो वो अपने आंसर्स जो है मैच कर लेते हैं। तो मीन्स वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कह सकते हो कि अपलोड हो जाते हैं, ठीक है। सो बायोमोलिक्यूल्स का टेस्ट हुआ था, तो जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया वो ज्वाइन कर लो। सो ये था आपका टॉपिक। सो जिनको भी टॉपिक अच्छा लगा, ठीक है, वीडियो अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो सो दैट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम और आप स्टडी करते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू अलॉट।